Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। क्लास 11th का ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है। तो पहला लेक्चर है आज के क्लास का। तो आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको प्रॉपर 11th और 12th दोनों के नोट्स मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है नीट एग्जाम्स के दौरान। चलिए बात करते हैं आज के क्लास में सबसे बेसिक कंसेप्ट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड रिप्रेजेंटेड बाय एन और डिप्लॉइड ट्वाइस एन। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज के क्लास में हम डील ही करने वाले हैं अबाउट द क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम कंटेंट के बारे में, कि हमारा जो सेल है उसमें सेल साइकिल होते हैं, फेजेस होते हैं कुछ, उस फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना आज की क्लास में बहुत ज़रूरी। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि ये जब क्लासेस में जब हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बताएं, सेल डिवीजन के बारे में बताएं, तो आपको जो चीज़ें हैं, जो आपको जो पॉइंट्स है वो क्लियर रहे। ठीक है। तो सबसे पहले हैप्लॉइड का मतलब होता है एन नंबर ऑफ सेल, दैट मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारा सेल है। ठीक है। इस सेल में हमारा क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। तो हमारा न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये क्रोमोसोम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है मैंने वन क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिंगल सेट है, एक ही सेट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बात डिप्लॉइड की जाए, आपको दिख रहा है दो क्रोमोसोम है यहाँ, दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वन टू, वन टू। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्वाइस एन, ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हमारा क्रोमोसोम जो है पेयर में है, इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। और इससे हम 2C कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमारा जो कंटेंट इंक्रीज हुआ है। सी का मतलब होता है डीएनए कंटेंट। तो डीएनए कंटेंट क्या हो गया? जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना हमारा डीएनए कंटेंट भी है। सी जो डीएनए कंटेंट है वो क्या होता है? इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। जो डीएनए हमारा कितना कंटेंट है, दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। एन क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन, यहाँ क्रोमोसोम एक है तो हमने एन लिखा है, वेरी सिंपल तरीके से। यहाँ क्रोमोसोम दो है तो हमने टू लिखा है, यहाँ वन है तो हमने एन लिखा है, और यहाँ पे टू है, दैट मीन्स ट्वाइस एन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है। आपको दिख रहा होगा कि ये दो जो क्रोमोसोम हैं अलग अलग हैं, दे आर नॉट इन द पेयर्ड फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, दिस आर द सेंट्रोमियर। ये क्या करता है? सेंट्रोमियर का काम क्या है वो आज के लेक्चर में भी बताएंगे, आगे चलते रहेंगे। सेंट्रोमियर का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर को अटैच्ड करके रखना इन द सेल डिवीजन। सेल साइकिल होता है। ठीक है। तो यह हमारा सेंट्रोमियर है। इस तरीके से हमारे स्पिंडल फाइबर को अटैच करके रखने का काम सेंट्रोमियर का होता है। ठीक है। तो जब ये जो मोनाड फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स कैसे हैं? मोनाड फॉर्म में, होमोलोगस है, क्योंकि पेयर्ड में नहीं है। तो जब ये क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट करेंगे तो हमें नंबर, जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, जब जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेट होता है, बहुत सारे कॉपीज बन रहे हैं, जब सिंगल है, पेयर नहीं है क्रोमोसोम का, तो जब रेप्लिकेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम, ये दो, एक ये डंडा एक ये डंडा, दोनों क्रोमोसोम क्या जुड़ गए हैं, सिस्टर हो गए, बहन बहन है। इनको हम क्या कहें? होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर वन, ये नंबर टू। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम दोनों ही होमोलोगस है। अब इसका देखो पेयर, ब्लू वाले का ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड, ऑरेंज वाला, तो पेयर हो गया, एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया, दैट इज इसको कहेंगे क्या? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और उसको क्या कहेंगे? डायड क्रोमोसोम्स। ये मोनाड फॉर्म में दिख रहा है आपको, और ये डायड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पेयर्ड हो गए, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर आफ्टर रेप्लिकेशन। हमेशा क्रोमोसोम क्या होगा? पेयर्ड फॉर्म में ही होगा। क्लियर है फ्रॉम दिस डायग्राम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए
कि हम हैप्लॉइड कब कहेंगे और डिप्लॉइड कब कहेंगे। एक सेल में एक क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस, हम उसे हैप्लॉइड कब कहेंगे, डिप्लॉइड कब कहेंगे, वो कंफ्यूजन आपका अभी के अभी आज के क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है हमारा, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, एक ही सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। कंटेंट सी क्या है, क्रोमोसोम क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट है। सी क्या था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डीएनए कंटेंट है, तो डीएनए कंटेंट भी उतना ही होगा क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स से डीएनए कंटेंट सी एन है। ये क्लियर है, मोनाड फॉर्म में प्रेजेंट है ये। क्लियर है। अब हम जब ये रेप्लिकेट हो गया, जब यही मोनाड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है, जब इनका रेप्लिकेशन हो गया, तब एक और हमें मिल गया, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये तो पहले से प्रेजेंट है, ये दूसरा जो है क्रोमोसोम जो है मिल गया, और ये क्या हो गया, रेप्लिकेट है, इन पेयर में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहें, डैड कहेंगे। लेकिन अब ये देखिए, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम तो वन है, क्रोमोसोम तो अलग अलग नहीं है भैया, क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन वो क्रोमोसोम पेयर हो गए हैं। तो जो हमारा डीएनए का कंटेंट होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ट्वाइस एन होगा, 2 टू द पावर एन होगा। और सी, सी क्या है, डीएनए का कंटेंट है, जो कि वो हैप्लॉइड ही होगा हमारा, ट्वाइस एन नहीं होगा, एन होगा। ठीक है, टू क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये पेयर्ड में है, दैट इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये दोनों चीजें आपको समझ गए, एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमोसोम वन पे ही पेयरिंग हो रही है, दो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं। लेकिन जब मैं तीसरा केस में आपको, तीसरा सिमिलर केस अगर मैं आपको दिखाऊं कि दो क्रोमोसोम है, दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है, ये डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड है मतलब ट्वाइस एन होगा। क्लियर है, ट्वाइस एन है, जब डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम कंटेंट क्या होगा, 2C होगा। यहाँ भी क्लियर है, जब ये दो सेल जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो जब रेप्लिकेट करेंगे तो ये क्रोमोसोम वन और ये क्रोमोसोम, दोनों ही क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे। तो ये देखिए, ये क्रोमोसोम वन है, इस पे रेप्लिकेशन हुआ तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आ गया, फिर इस पे भी रेप्लिकेशन हुआ तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक और आ गया। डिप्लॉयड है, ये तो डिप्लॉयड है, जो ट्वाइस एन है क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन जो डीएनए की कंटेंट है, जो डीएनए की कंटेंट है वो डबल हो जाएगी। दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन जो डिप्लॉयड है डीएनए क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। क्लियर है, डीएनए का कंटेंट हो जाएगा डबल, 4C हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ ऑलरेडी जो हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो डायड है। ठीक है, ट्वाइस एन है, ट्वाइस एन दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेम रहेगा रेप्लिकेशन के बाद, यहाँ भी रेप्लिकेशन हुआ, आपने देखा क्रोमोसोम यहाँ बदला नहीं, लेकिन डीएनए कंटेंट कब बदलेगा, जब हमारा जो सेल डिप्लॉयड है, ठीक है, डीएनए कंटेंट तब इंक्रीज हो जाएगा 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर है, वेरी मच क्लियर, डीएनए कंटेंट इंक्रीज होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। देखिए, यहाँ भी क्रोमोसोम, क्योंकि देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, जब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया तो ये पेयर हो गए, बस ये डिफरेंस हुआ। लेकिन हाँ, डीएनए की कंटेंट बढ़ गई है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही सेम रहेगा, क्योंकि हमारा इन दोनों क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए, और रेप्लिकेट होकर जब रेप्लिकेशन होगा तो एक कॉपीज बनेगी, इस क्रोमोसोम का एक कॉपी होगा, इस क्रोमोसोम का भी एक कॉपी, दो दो, 2 + 2 4 हो गया, 4C डीएनए कंटेंट। क्लियर है, तो इस डायग्राम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप एक सेल है, सेल में उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर आप देखेंगे, क्या वो क्रोमोसोम हैप्लॉइड फॉर्म में है कि डिप्लॉइड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए और उसका डीएनए कंटेंट क्या होना चाहिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दें, अगर आप इसमें डाउट करोगे तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं समझा, समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पोस्ट कर दीजिए कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं इसके लिए प्रॉपर आपको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेल है उसका 3 फंक्शंस है। सबसे पहले सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ हुआ, पहले हमारा सिंगल सेल होता है, फिर धीरे 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 हम इतने बड़े हो गए, हमारे अंदर इतने, हम मल्टी सेलुलर है, हमारे पास देखो नर्व सेल है, ब्रेन सेल, तो इस तरीके से हमारा स्किन सेल है, नर्व सेल। तो हमारा जो सेल है वो
बहुत सारे डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, तब इसीलिए हमें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि हमारे में सेल डिवीजन हो रहा है, मल्टी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सेल ग्रोथ होता है। ग्रोथ कैसे हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है इसलिए सेल ग्रोथ। सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है फिर कि सेल की स्पेशलाइजेशन हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर नहीं, मुझे श्योर है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अगले साल एमबीबीएस के एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। जब आप 4 इयर्स के एमबीबीएस की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी 1 ईयर की, एंड देन यू गाइज हैव टू डू योर पीजी। जो मास्टर्स डिग्री करना चाहते हो, जो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, सपोज कोई गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है, कोई मेडिसिन में जाना चाह रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं मेडिकल साइंस की। तो अगर उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, एक परफेक्ट एक अच्छा डॉक्टर बनना, तो आप स्पेशलाइजेशन लोगे। आपको गायनिक में जाना, आप गायना करोगे। आपको मेडिसिन सेक्टर में रहना, आप मेडिसिन की पढ़ाई करोगे। आपको नर्व सेल्स के ऊपर पढ़ना, तो आप स्पेशलाइजेशन उसमें करोगे। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। वैसे हमारा जो सेल्स है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, नर्व सेल्स है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशली नर्व सेल की फंक्शन करेगा। हमारे स्किन सेल्स है, वो स्किन के रिगार्डेड ही फंक्शन करेगा। तो इस तरीके से सेल डिफरेंशिएट होते हैं फॉर द स्पेशलाइजेशन जो नीड्स होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं सपोज एग्जाम्पल, लेकिन आप दूसरा चीज़ें कर रहे हैं, दूसरे पेशेंट पे एक्सपर्म कर रहे हैं, आप गायनक नहीं पढ़ के, आपने पढ़ाई गायनक की है, तो आप सिर्फ गायनक के पेशेंट्स को ज़्यादा डील कर पाएंगे बिकॉज यू हैव दैट स्पेशलाइजेशन। सिमिलर हमारे सेल्स के केस में भी हमारे जो स्किन सेल्स है, वो स्किन सेल्स में अगर हमारा सपोज यहाँ आज कट हो गया है ना, तो हमारा स्किन सेल्स जो है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल जो भी पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल की बहुत सारी फेजेस हैं। इस तरीके से जो हमारे सेल है, स्किन सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमारा सेल डिवाइड होगा, फिर रिपेयर करेगा और फिर फिनिश होगा, हमारा स्किन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका डिवीजन हुआ, तब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और डिवीजन की तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सपोज हम अमीबा ले रहे हैं, तो अगर हम अमीबा की बात करें, जब इनका डिवीजन हो रहा है तो ये टू डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन का मतलब इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन का मतलब हो रहा है इनमें ग्रोथ हो रहा है। हमारे में अगर हम कहें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारा ग्रोथ हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, नहीं बाबा, ग्रोथ इज वेरी मच डिफरेंट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोडक्शन, दिस टू आर वेरी डिफरेंट टर्म्स इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो रहा है तो साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी बॉडी सेल डिवाइड हो रही है, लेकिन जब हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे गोनैड के सेल्स वहाँ जो है मीटिंग हो रही है, एंड देन एक न्यू प्रोजेनी बाहर आ रहा है। लेकिन जब हम सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम है, एंड दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 में द लिविंग वर्ल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट द फैक्ट दैट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस है, बट थोड़ा बहुत आज के क्लास में भी मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग द सेल पार्ट। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो ये देखिए एक सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या क्रोमेटिन है, जो बिल्कुल ही थिन कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, थिन कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला मैम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, और जो सेल को हमारे प्रोटेक्ट करी दैट इज सेल मैम्ब्रेन। अगर हम साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, सपोज ये हमारा सेल है, अब हमारा साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब यही सेल जब डिवाइड करेगा, जब सेल डिवीजन होगी, तब हमारा जो क्रोमैटिन है दिख रहा है आपको, जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों टू डॉटर सेल में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स जो साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीज है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब ये सेल डिवाइड हो जाएंगे तो इक्वल नंबर में हमें क्रोमैटिन मिलेगा, हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा।
टू डॉटर सेल गेट्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, G1 फेज, देन S फेज, देन G2 एंड देन M फेज। हाँ, M फेज में हमारे 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ये सारे जो इसके पहले होगा एक्सक्यूज मी, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। तो हम एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेजेस क्या होती है। सबसे पहले सेल साइकिल में सिक्वेंशियल इवेंट इन विच सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। ये एक इवेंट है जहाँ जैसे कि एक प्रॉपर वे में इसको ऑर्गेनाइज और सिंक्रोनाइज्ड वे में ये सेल साइकिल हमारा परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि एस पहले हो जाएगा, जीवन पहले, जो पहले ग्रोथ होता है, जीवन का मतलब होता है ग्रोथ होना उस सेल का, देन सिंथेसिस होना, डीएनए के सिंथेसिस, एंड देन अगेन ग्रोथ होना, एंड देन एम फेज में होता है, तब ये न्यूक्लियस डिवीजन और ये सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमारा जो सिंथेसिस हो रहा है सेल का, दूसरा डुप्लीकेट हो रहा है, जीनोम का जो कंटेंट है दैट इज डुप्लीकेटिंग, है ना। यहाँ अगर जीनोम एन है तो यहाँ ट्वाइस एन, जीनोम का कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है, डीएनए की कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज रिमेन सेम। इवेंचुअली दे गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड होते हैं, ये दिख रहा है आपको टू डॉटर सेल्स। जब हमारा सेल साइकिल हो रहा है ये टू डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, अगेन जब हमारे सेल को ज़रूरत है सेल साइकिल की तब इस फेज में एंटर हो रहे हैं, अगेन ग्रोथ हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, ये सारे फेजेस करके एंड द एंड रिजल्ट इज अ टू डॉटर सेल। जब हमारे सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तब वो जीनोड फेज में चले जाते हैं, दैट इज इनएक्टिव फेज और क्वेश्चन फेज भी कहते हैं, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं। इवेंचुअली दे गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, दिख रहा है आपको टू डॉटर सेल्स। दैट मीन्स ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए कैसे हुए, दे आर कोऑर्डिनेटेड इवेंट और दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। क्लियर है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये हमारा सेल साइकिल है, जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होता है, पहले सिंथेसिस होता है, देन डुप्लीकेट हो रहा है, जीनोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, एंड देन दे गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, और उसके पहले एम फेज हो रहा है जो कि डिटेल्स में पढ़ने वाला है। सेल साइकिल, सेल साइकिल का ड्यूरेशन है कि ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, प्लस सेल टू सेल भी वेरी करती है। ह्यूमन सेल कितना है 24 आवर्स में, हमारा जो ह्यूमन सेल है उसको 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड करने के लिए, लेकिन ईस्ट को कितना होता है, सिर्फ 90 मिनट्स ही लगते हैं ईस्ट को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज और बायोसिंथेटिक फेज और रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। एग्जाम्पल हम एग्जाम से रिलेटेड लेते हैं। सपोज आपके एग्जाम नीट 2025 की मई में एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कल एग्जाम है और आप आज बैठ के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करते एक रात में। दैट कांट बी हैपन, लाइक आपको कुछ बच्चे 11th-12th 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ रिपीटर जा रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास 9th से ट्राई कर रहे हैं, मेडिकल का हमें करना है तो हम 9th से ही कोचिंग ले रहे हैं, 9, 10, 11, 12। तो ये जो प्रिपरेटरी फेज है ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है वो बच्चा नीट 2025 में बैठने के लिए। ठीक उसी तरह हमारा जो सेल है वो भी प्रिपेयर कर रहा है फॉर द सेल डिवीजन। तो पहले इंटरफेज है, एक सेल इंटरफेज में जा रहा है जिसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज या रेस्टिंग फेज। इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही है। क्लियर है, ये जो इंटरफेज में सेल्स कैसे हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव हो रहे हैं। 95% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन जो है इंटरफेज का है। दूसरा एम फेज, ये बहुत ही ड्रामा वाला फेज है, बहुत ड्रामेटिक फेज है, और इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इसमें सिर्फ 5% ऑफ जो सेल है वो डिवीजन करेगा। तो दैट मीन्स हमारा जो ह्यूमन है वो 23 आवर जो है वो इंटरफेज में रहेगा और 1 घंटे के लिए वो एम फेज में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ डिवीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एम फेज। इंटरफेज जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम है आपका, कल एग्जाम है या 1 वीक बाद आपका एग्जाम है, तो ये जो बाकी जो चीज़ें थी आपने इंटरफेस पीरियड में कंप्लीट कर ली है,
जो 1 वीक है आपने रिवीजन के लिए रख लिया। ठीक उसी तरह हमारा सेल जो है सब कुछ तैयार कर लिया है। अब जब लास्ट मोमेंट में आया तो 1 आवर जो है उसे ये डिवीजन फेज में लग रहा है। और ईस्ट क्योंकि सारी चीज़ें प्रिपेयर है, अब उसे करना कुछ नहीं है, तैयारी बस एंड रिजल्ट है ना। जब ईस्ट सेल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ईस्ट सेल 90 मिनट्स लगता है उसको तैयार होने में, तो 85 मिनट वो प्रिपरेटिव फेज में रहेगा और 5 मिनट वो कहाँ रहेगा, डिवीजन फेज में। क्लियर है? तो अपने नीट एग्जाम से रिलेट करके अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में यहाँ फिट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, दैट इज G1 एस G2। और जो एम फेज है तो सबसे पहले हमारा सेल साइकिल में G1 फेज आता है, एस आता है, G2 आता है एंड देन एम फेज आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमेशा नीट में यहाँ से आता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। पहले G1 ग्रोथ होता है सेल का, फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है, फिर ग्रोथ होता है एंड देन एम फेज और डिवीजन फेज में। एम फेज में भी डिवीजन किस तरीके से होते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होते हैं देन साइटोकाइनेसिस। और आपको क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा इस तरीके से एक राउंड साइकिल बना देंगे और फिर बोलेंगे ए बी सी डी। अब बताओ कैसे होगा। तो सबसे पहले G1 आएगा, ग्रोथ हुआ, फिर एस फेज, फिर G2, लेकिन एम फेज के पहले सबसे पहले कायरोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी एंड देन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तब न्यूक्लियस के डिवीजन 4 फेजेस में है, जो कि नाम क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 हैं। और साइटोकाइनेसिस जो कि साइटोप्लाज्म डिवीजन है उसका कोई से डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रॉम योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? तो दिस इज इंटरफेस पार्ट और दिस इज एमफेज पार्ट। तो क्वेश्चन आपको याद आता है इस तरीके से एक टेबल एक डायग्राम बना देंगे और आपको बोलेंगे कि पहले कौन सा कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, पहले सेल की ग्रोथ होती है, फिर डीएनए सिंथेसिस होती है, फिर G2 फेज होता है, फिर एम फेज में जाते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। ये आपको एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में कि ये चीज़ें आपको ज़रूर एग्जाम में आना है, तो आप अच्छे तरीके से इसको दिमाग फिट कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना के आए और आपको बताया जाए कि सेल साइकिल की फेजेस को बताइए तो आप बता लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता ही आता है नीट के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेल साइकिल है जो कि एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है और मैंने यहाँ आपको दिखाया है, फिर भी एक बार बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए ये G1 है, S है, G2 है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के डिवीजन। और जब हमारा सेल है G1 फेज में दोनों डॉटर सेल है, दो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल हमारा G1 फेज में जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर एस फेज में जा रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, सिंथेटिक फेज है, देन अगेन अ पीरियड ऑफ ग्रोथ हो रहा है एंड देन अगेन एम फेज हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्म के डिवीजन। अगर हमारे सेल को जो तो ये डॉटर सेल है उनको डिवाइड अगर नहीं करना है, उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो G1 फेज में नहीं जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे G1 को और वो कहाँ पहुंचेंगे, G0 पोजिशन स्टेज और इनएक्टिव स्टेज। और इस स्टेज में जब हमारे सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है तो उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा। जब सेल डिवाइड ही नहीं करी तो सेल डिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना उसमें कोई ग्रोथ होगा, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। दे विल नॉट प्रोलिफरेट, वो डिवाइड नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस अगर उसे सिग्नल ना मिले कि उसे डिवाइड करने की ज़रूरत है। जब उस सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत है तभी ये सारे फेजेस वो एंटर करेंगे। अगर एक सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वो G0 फेज में चले जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने के लिए। जब उनको डिवाइड करना है तब वो G1 एस G2 और एम इस फेजेस को वो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं G1 फेज, जिसको कहते हैं ग्रोथ फेज, गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज 1। सेल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है G1 में। न्यूक्लियस की ग्रोथ, न्यूक्लियस की भी साइज इंक्रीज हो रही है। इनमें क्या हो रहा है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो कि अमीनो एसिड सिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन G1 फेज, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट डबल हो रहे हैं G1 फेज में। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है G1 में और आरएनए की सिंथेसिस।
न्यूक्लियस की भी ग्रोथ हो रही है और सेल की ग्रोथ हो रही है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ सेल की ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है डुप्लीकेट हो रहे हैं ग्रोथ फेज में। अगर सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रही है, अगर सेल जो है बहुत तेजी से डिवाइड कर रही है तो जीवन शॉर्टर हो जाएगा। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इफ सेल डजंट डिवाइड, तो जीवन शॉर्टर। दैट मीन्स जीवन इज द मोस्ट वेरिएबल फेज, और ये कह सकते हैं कि जीवन जो है इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जीवन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एस फेज। एस फेज क्या है? ये इनविजिबल फेज क्यों कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। इसमें डीएनए सिंथेसिस हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फेज। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस कहाँ हो रही है, सिंथेटिक फेज, तो आप ये नहीं घबरा देना कि G1 फेज में सिंथेसिस। नो, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, दैट इज नॉन एज सिंथेटिक फेज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है क्रोमोसोम का वो डबल रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही आता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट विल रिमेन सेम आफ्टर एप्लीकेशन, सिर्फ जो कंटेंट है वो डबल होगा। डीएनए ग्रोथ इज अ डिसकंटिन्यूअस फेज, दैट मीन्स जो डीएनए का ग्रोथ है वो डिसकंटिन्यूअस फेज। ये जो हमारा डीएनए का जो कंटेंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है आफ्टर एप्लीकेशन, ये हमें बेसिकली एस फेज में हमें दिखता नहीं है, दिखेगा हमें बाद में। इसी वजह से हमें इस फेज को इनविजिबल फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है। बट ये जो हम देख रहे हैं, साइंटिस्ट ने बताया हमें कि जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेशन के बाद उसका कंटेंट डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, क्रोमोसोम रिमेन सेम, लेकिन सिर्फ उसका कंटेंट डबल हो रहा है। ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया, लेकिन हमें ये विजिबल नहीं दिख रहा है। हम बना के फिर भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो मैंने एक सेल ले लिया है, इस सेल में मैंने दिखाया है आप लोगों को कि दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वन वन, तो क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एंड कंटेंट 2C है। लेकिन जब हमारा रेप्लिकेशन हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल के साइटोप्लाज्म है, जब हमारा रेप्लिकेशन हुआ तो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक रेप्लिकेटेड थ्रेड आया। दैट मीन्स क्रोमोसोम जो है कंटेंट डबल हो गया, 4C जैसा कि मैंने कहा, लेकिन नंबर सेम रहा, ट्वाइस एन रहा, और ये सेल मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स जो हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या था? हमारा जो डीएनए का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, उसे न्यूक्लियस में अकोमोडेट करने के लिए, न्यूक्लियस में भरने के लिए हमें उसे पैकेज करना होगा। उस पैकेज को करने के लिए हमारा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन हमारा पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इस एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल हम पढ़ने वाले हैं जब हम स्पिंडल फाइबर्स और मेटाफेज प्रोफेज वहाँ पढ़ेंगे हम सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं? वो डुप्लीकेट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। एस फेज क्लियर है। एस फेज में क्या क्या फंक्शंस हैं वो सारे क्लियर है। डीएनए सिंथेसिस, क्रोमोसोम नंबर, हमेशा ये बच्चे गड़बड़ाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है आफ्टर एप्लीकेशन, लेकिन सिर्फ द कंटेंट जो है वो डबल होता है। चलिए अब बात करेंगे G2 फेज, गैप फेज, ग्रोथ फेज टू, प्री माइटोटिक फेज, या आप इसको कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। पहला ग्रोथ हुआ, फिर सिंथेसिस हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ये सारी चीजें हुई। ठीक है। दैट मीन्स G2 फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, G2। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूस रहेगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ये सारे सेल ऑर्गेनल क्या है? डुप्लीकेट्स करेंगे, और ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ये सारे ऑर्गेनल्स क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज का क्लास जो मैंने बताया आप लोगों को, जो पार्ट छूट गया है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि ये वाला पार्ट एम फेज का पार्ट, और डिटेल्स में बताएंगे। इस वजह से मैंने इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में रखा है। आज के क्लास में हमने G1, S और G2 कवर किया, और इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेशन, genetic material 4C, histone protein synthesis, membranous organelle duplication, DNA replication, central duplication। अब पूछ रहा है how many of above features are associated with the synthesis phase, that means S phase। एस फेज में क्या क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल 4C,
हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल डुप्लीकेशन यहाँ नहीं हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन हो रही है। दैट मीन्स आंसर क्या है 5। ये सारी चीजें बताई गई है। मेम्ब्रेनस ऑर्गन का डुप्लीकेशन सिंथेसिस फेज में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये 5 जो है क्लियर है। ठीक है, सिंथेसिस फेज बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एस फेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द सेल साइकिल? ड्यूरिंग G1 phase, there is active synthesis of RNA and proteins but no change in its DNA content. G1 मतलब ग्रोथ हो रहा है पहले, जैसे कि मैंने कहा वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, लेकिन डीएनए का कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। सही है ये पॉइंट। विच वन इज नॉट ट्रू बोल रहा है, तो पहले हम चेक करते हैं कौन सा सही है, फिर नॉट ट्रू भी निकल जाएगा। इन सिंथेसिस और एस फेज ईच क्रोमोसोम कैरीज अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स। सिंथेसिस और एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी सही है। डूइंग G2 फेज अ सेल कंटेन्स डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल। ये देखिए G2 फेज में, पहले G1 फेज में एक दो सेल है, वो एंटर कर रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ सेल, क्रोमोसोम कंटेंट 2C रहा, लेकिन एस फेज में डबल हो जा रहा है 4C। और अगर यही जो G2 फेज में एंटर होगा तो ये भी 4C होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है G2 फेज में क्या, जो डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए था वो ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, G2 फेज में डबल हो जाएगा, 4C रहेगा। एस फेज में सेल डबल्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। एस फेज में क्या हो रहा है, सेल डबल्स नहीं हो रहा है, ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, देखिए एस फेज में जैसा कि कहा है यहाँ पे, सेल डबल्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड, सेल डबल नहीं हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो रहा है। तो गलत आंसर क्या है, डी ओनली। द करेक्ट सीक्वेंस फेजेस ऑफ सेल साइकिल एम G1 G2 S नहीं है ये, G1 G2 S M ये भी नहीं है, S G1 G2 M ये भी नहीं है। तो करेक्ट क्या है, पहले G1 ग्रोथ हो रहा है, एस सिंथेटिक, अगेन ग्रोथ एंड देन एम फेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जैसे कि आप जानते हैं सिंथेसिस कहाँ होगा, एस फेज में। वेरी इजी क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। क्वेश्चन है आपका कि किस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए का जो कंटेंट है वो 4C लेवल होगा। अगर पहला जो है जीवन फेज में जो कंटेंट 2C है, तो कौन से सेल साइकिल में, कौन से फेज में हमें डीएनए का कंटेंट 4C मिलेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, 4C में या तो G2 में मिलेगा या तो S में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखिए, G0 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इनएक्टिव हो जाएगा, G1 में नहीं मिलेगा, G1 में मिलेगा नहीं, S में मिलेगा, G2 में मिलेगा, M में तो M में क्या हो, इक्वेशनल डिवीजन होता है। M फेज से पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। M फेज में इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, तो सेल बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं, 4n की जगह ट्वाइस n हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ओनली G2। In S phases of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell. Amount of DNA remains same नहीं होता है इस फेज में। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज ये भी नहीं होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ ये भी नहीं है, रिड्यूस होगा। एम फेज में इक्वेशनल डिवीजन होता है वहाँ। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल एंड फेजेस के केस में। चलिए, the cells which enter dash phase start differentiating into specific type of cell. किस फेज में सेल एंटर हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा है, दैट मीन्स G0 फेज में उस समय सेल जो है इनएक्टिव रह रहा है, सेल डिवीजन नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आज के क्लास में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई। आप और भी क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी लेवल पे ही आती है क्वेश्चंस, है ना। आप समझते हैं कि मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन टेट के एग्जाम में इजीली, बहुत इजी तरीके आप कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, आप जाके उस एनसीईआरटी बुक में पढ़िए और क्वेश्चंस भी करिए। कोई भी डाउट्स हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।